हाय एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि जो फ्रेट चार्जेस जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप पे करते हैं उसके ऊपर आपको आरसीएम पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो जीएसटी एक्ट आने के इतने साल बाद भी बहुत सारे लोग आज तक की डेट के अंदर भी जो भी वो फ्रेट चार्जेस पे करते हैं, जो भी वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उन सभी उस टोटल अमाउंट के ऊपर वो आरसीएम पे करते हैं विदाउट ये चीज़ डिटरमाइन किए हुए कि वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्चुअली पे किसे कर रहे हैं। ये सिचुएशन और वर्स तब हो जाती है कि जब भी आपके यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑडिट होती है तो जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो जो भी आपके पीएल के अंदर फ्रेट की अमाउंट आती है उस पूरी फ्रेट की अमाउंट के ऊपर आपसे आरसीएम की डिमांड करते हैं। आपको बोलते हैं कि आप रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे कीजिए, एज अ रेसिपिएंट आप टैक्स पे कीजिए, विदाउट ये चीज डिटरमाइन किए हुए कि वो फ्रेट चार्ज एक्चुअली पे किसे किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि क्या फ्रेट के ऊपर रिवर्स चार्ज है या नहीं है, अगर है तो किन केसेस के अंदर है और किन केसेस के अंदर नहीं है, और आपको अपने मैटर को कैसे डिफेंड करना है अगर अथॉरिटीज आपसे पूरी अमाउंट के ऊपर रिवर्स चार्ज की डिमांड कर रही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी के अंदर इसी तरह के बहुत सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके रिगार्डिंग आज भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि उसके ऊपर जीएसटी के क्या इंप्लीकेशंस होंगे। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी चाहिए तो हम अपने चैनल के थ्रू ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाएं। तो उसके लिए आप अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। और अगर किसी और ने वैसी कमेंट पहले से डाली हुई है तो आप ट्राई कीजिए कि आप एक अलग कमेंट ना करें, उसी कमेंट को लाइक कर दें या उसके रिप्लाई में +1 कर दें, ताकि हम जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, सबसे ज़्यादा डाउट होगा, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको उसके बारे में बता सकें। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं कि क्या फ्रेट के ऊपर आरसीएम है, और अगर है तो किन केसेस के अंदर है और किस केसेस के अंदर आरसीएम नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेके जाना चाहूंगा जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, जो जीएसटी के अंदर सेक्शन 11 में गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन ग्रांट करने की पावर है, उसके अंदर जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसकी एंट्री नंबर 18 पे, जिसकी हेडिंग है 9965। तो ये एंट्री बोलती है कि जो सर्विसेज दी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, उसे ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस पे नील रेट है, वो एक तरह से एग्जेम्प्ट है। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जीएसटी एक्ट का जनरल रूल ये है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शंस। तो आपको हर कोई फ्रेट चार्जेस जो आप पे कर रहे हैं उसके ऊपर आरसीएम पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जनरली जो चार्जेस आप पे करते हैं उनमें से काफ़ी सारे चार्जेस जीएसटी के अंदर ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, तो आरसीएम का वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। आरसीएम का मतलब होता है कि टैक्स किसे पे करना है। आरसीएम में बस जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो सप्लायर से रेसिपिएंट पे शिफ्ट कर दी जाती है। तो अगर कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है तो ये बात ही नहीं आएगी कि टैक्स पे किसे करना है। टैक्स पे करने की बात उसी में आएगी जब एक्चुअली वो चीज़ टैक्सेबल है, वहाँ पे लेवाई भी है, कलेक्शन भी है। तो सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर कलेक्शन की बात आएगी कि वो रेसिपिएंट से किया जाए या सप्लायर से किया जाए। तो जहाँ पे वो एंट्री एग्जेम्प्ट है तो वहाँ पे आरसीएम का कोई सवाल ही नहीं बनेगा। अगर आप इन एक्सेप्शंस के अंदर आ जाते हैं तभी आपको ध्यान रखना है कि क्या हमें जीएसटी पे करना है या नहीं करना, या उस एक्सेप्शन के अंदर वो सप्लायर को पे करना है या रेसिपिएंट को पे करना है। तो अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि एग्जेम्पशन के अंदर क्या आता है। तो एग्जेम्पशन में सबसे पहले बोल रहा है कि जो बाय रोड आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं, वो एग्जेम्पशन के अंदर फॉल करेगा। और दूसरा ये बोलता है कि जो बाय इनलैंड वाटरवेज आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो भी आपके एग्जेम्पशन में आएगा। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि बाय रोड जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके ऊपर एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर ये बात नहीं आएगी कि आरसीएम है या नहीं है। जनरली जो बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो एग्जेम्पशन के अंदर फॉल करता है, अगर आप एक्सेप्शंस को छोड़ दें। अब एक्सेप्शंस क्या आ रहे हैं कि अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, या फिर आप सर्विसेज ले रहे हैं एक कुरियर एजेंसी की, तो ऐसे केस के अंदर वो एग्जेम्पशन के अंदर फॉल नहीं करेंगे। तो आप अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ले रहे हैं तो एग्जेम्पशन के अंदर है। तो मान लीजिए आपको एक पर्सन है जो एक सिंगल ट्रक रखता है, अपना वही ड्राइवर है, वही उस ट्रक से जो माल है उसको ट्रांसपोर्ट करता है और आपने उससे सर्विसेज ली।
तो उस केस के अंदर वो सर्विसेज एग्जेम्पशन के अंदर फॉल करती है। तो चाहे आप उसके ऊपर जो फ्रेट पे करेंगे वहां पे आरसीएम की बात नहीं आएगी। तो अपन को जीएसटी पे करने का केस सिर्फ इन दो कंडीशंस में देखना है कि क्या वो एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर वो एक कुरियर एजेंसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सिर्फ इन्हीं दो केसेस में हमें जीएसटी पे करना है या नहीं करना, उसको दिमाग में रखना है। बाकी अगर कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस केसेस के अंदर एग्जेम्पशन है। बाय रोड कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके अंदर एग्जेम्पशन है, आपको दिमाग नहीं लगाना। आपने चाहे उन केसेस के अंदर फ्रेट भी पे किया है तो भी उस फ्रेट के ऊपर आरसीएम का कोई भी सवाल नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये आता है कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब ये समझते हैं कि जो भी कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बन जाती है। चाहे मैंने कोई एक इंडिविजुअल ट्रक ओनर से मैंने उसका ट्रक लिया, उसके ट्रक के थ्रू अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए तो वो भी एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बन जाता है। और बहुत बार डिपार्टमेंट भी ये बोलता है कि ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के थ्रू ही है। तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, कौन से ट्रांसपोर्टर या कौन सा इंडिविजुअल ट्रक ओनर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और कौन से नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन भी जीएसटी एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली दी हुई है। और अगर हम डेफिनेशन पे भी एक बार ना जाएं तो अगर हम ये मान लें कि सभी के सभी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रोड के थ्रू वो सभी के सभी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में फॉल कर जाएंगे, तो यहाँ पे इन्हें सबसे पहले जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एग्जेम्पशन प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने एक एक्सेप्शन कार्व आउट किया कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का एक्सेप्शन है। अदरवाइज अगर सभी के सभी रोड ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के अंदर आ जाते तो उन्हें यहाँ पे पहले कोई एग्जेम्पशन देने की जरूरत नहीं थी और उसमें से कोई एक एक्सेप्शन कार्व आउट करने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो रोड ट्रांसपोर्टर है वो सभी के सभी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होते हैं। कुछ होते हैं जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होते हैं। जनरली जो आप सप्लाई करते हैं हर कोई वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं होता। तो अब हम समझ लेते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होता है। तो इसी नोटिफिकेशन के नीचे डेफिनेशंस के अंदर इन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को डिफाइन किया हुआ है और उसकी डेफिनेशन वो मीन्स से शुरू करता है कि हमने जो लिख दिया सिर्फ वही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। आप यहाँ पे ये इंक्लूड्स नहीं लिख रहा कि उसके बाहर भी स्कोप ट्रेवल कर सकता है। जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ वही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। तो ये बोलते हैं कि कोई भी पर्सन जो प्रोवाइड करता है सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई भी ऐसा पर्सन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर सिर्फ आप यहाँ तक की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप कोई भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, कोई भी इंडिविजुअल ट्रक ओनर्स के थ्रू अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएगा। लेकिन ये आगे यूज करता है वर्ड एंड जब यूज किया जाता है तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी जरूरी है कि एक तो वो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय रोड वो होना चाहिए, उसके साथ साथ वो एक कंसाइनमेंट नोट भी इशू करे, चाहे वो उसे किसी भी नाम से करे। उसे कंसाइनमेंट नोट बोल लीजिए, बिल्टी बोल लीजिए। तो अगर कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर है, कोई ऐसी एजेंसी है जो आपको कंसाइनमेंट नोट भी इशू करती है, बिल्टी भी इशू करती है, तो वही उन केसेस के अंदर वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बनती है। कोई एक इंडिविजुअल ट्रक ओनर है जो आपका सिर्फ माल लोड करके कहीं छोड़ आता है, कोई कंसाइनमेंट नोट, कोई बिल्टी इशू नहीं करता, तो उन केसेस के अंदर वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं बनता। तो अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो बेसिकली जिनका बहुत सारे ट्रक्स की फ्लीट होती है तो सिर्फ वही लोग गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होते हैं, वही आपको कंसाइनमेंट नोट बिल्टी इशू करते हैं। जो छोटे मोटे ड्राइवर्स हैं, जो अपने टेम्पू चलाते हैं, जो अपने छोटे हाथी चलाते हैं, जो जिनके पास इंडिविजुअल सिंगल ट्रक्स है, तो वो गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के अंदर फॉल नहीं करते। और मान लीजिए आपने कोई टेम्पू का भाड़ा पे किया, आपने कोई छोटे हाथी का भाड़ा पे किया, आपने कोई एक इंडिविजुअल ट्रक ओनर को भाड़ा पे किया, अपनी बुक्स के अंदर उसे फ्रेट दिखा दिया, तो आपको उस फ्रेट के ऊपर आरसीएम पे करने की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल अनलेस कोई वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हो। तो अब अगला सवाल आ जाता है कि हमने सुना है कि हाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई करता है अगर हमने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से सर्विसेज ली है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली है, तो उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई करता है। तो क्या हर केस के अंदर वो अप्लाई करता है या इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिकेशंस है कि अगर ये पर्सन ले रहे हैं तो उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई करेगा, अदरवाइज उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई नहीं करेगा? या फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सिर्फ आरसीएम के अंदर ही जा सकता है या वो फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर भी जा सकता है? तो इन सभी क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं आरसीएम के नोटिफिकेशन के अंदर। तो अब जो सेक्शन 9(3) के अंदर जो आरसीएम का नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। उसका सीरियल नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ही आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के बारे में बात मिलती है। तो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, जैसा कि हमने देखा कि एग्जम्पशन से बाहर है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को
जो रजिस्टर्ड है सेंट्रल जीएसटी में या स्टेट जीएसटी में या आईजीएसटी के अंदर, उनमें से किसी को भी अगर सर्विस सप्लाई करती है तो ऐसे केस के अंदर जो रेसिपिएंट है वो लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पे इस केस के अंदर आरसीएम अप्लाई करेगा अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो। और क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीटीए से सर्विस लेते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी उनके ऊपर आरसीएम आ सकता है? तो हाँ, इन्होंने कुछ और एंट्रीज भी बताई है कि अगर कोई फैक्ट्री है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई सोसाइटी जो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई बॉडी कॉरपोरेट है, कोई पार्टनरशिप है, या फिर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इनमें से अगर कोई भी लोग अगर ये रजिस्टर्ड भी नहीं है तो भी अगर वो जीटीए से सर्विसेज लेते हैं तो भी यहाँ पे आरसीएम की बात आएगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है या आपकी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कोई कंपनी है, और आप एक जीटीए से सर्विसेज लेते हैं तो आपके ऊपर आरसीएम आ जाएगा। अगर आप कोई इंडिविजुअल है और आप जीटीए से सर्विसेज लेते हैं और आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ऊपर आरसीएम की बात नहीं आएगी। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है और आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आपके ऊपर आरसीएम की बात आएगी। और सेक्शन 24 बोलता है कि अगर आप आरसीएम के लिए लायबल है तो आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, आप कोई पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, और अगर आप जीटीए से सर्विसेज ले लेते हैं तो चाहे आपका टर्नओवर बिल्कुल भी ना हो तो भी आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ जाएगी और आपको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना होगा जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। अब सवाल आता है कि इन सभी लोगों को भी क्या हर जीटीए से वो सर्विसेज ले रहे हैं उनके ऊपर आरसीएम पे करना है, या कोई ऐसे भी जीटीए हो सकते हैं जिनके ऊपर हमें आरसीएम पे ना करना पड़े? तो इसी नोटिफिकेशन के सेकंड प्रोवाइजो के अंदर ये बात लिखते हैं कि आरसीएम अप्लाई नहीं करेगा जहां पे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो जाती है। तो उन केसेस के अंदर भी अगर आप चाहें जीटीए से सर्विसेज ले रहे हैं तो भी आपको आरसीएम के अंदर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंडीशन बोलता है कि उस जीटीए ने जो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करने का जो ऑप्शन है उसे एक्सरसाइज किया हो, उसने एक्सरसाइज किया हो कि मैं टैक्स सबसे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे करूंगा, प्लस वो जो इनवॉइस इशू करता है उसके ऊपर जो एनेक्जर 3 के अंदर जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो मेंशन करे। एनेक्जर 3 की अकॉर्डेंस के अंदर उस जीटीए को अपने इनवॉइस के ऊपर ये बात मेंशन करनी होगी कि उसने फॉरवर्ड चार्ज के मैकेनिज्म के अंदर टैक्स पे करने के लिए ऑप्ट किया है और आपको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको दो चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए कि एक तो जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करने का ऑप्शन एक्सरसाइज किया, प्लस दूसरा वो इस चीज़ को अपने इनवॉइस के ऊपर भी मेंशन करें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की कहीं ज़रूरत नहीं है कि आप उस जीटीए से पूछे कि आप फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है या नहीं है। आपके पास उस जीटीए से अगर इनवॉइस आती है और उसके ऊपर एनेक्जर 3 के अकॉर्डेंस के अंदर डिक्लेरेशन मेंशन होता है कि हमने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, तो आप उसके बेसिस के ऊपर आरसीएम पे करने से बच सकते हैं। तो आई होप आपको इस पूरे डिस्कशन से ये चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी कि आप जितना भी फ्रेट, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं उस पूरी अमाउंट के ऊपर आप रिवर्स चार्ज के अंदर पे करने के लिए लायबल नहीं है। रिवर्स चार्ज की एंट्रीज में कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी हुई कि आप जितना भी फ्रेट पे करें उस पूरी अमाउंट के ऊपर आप रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करें। इनफैक्ट ये बात एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कि जो भी आप बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट 2 केसेस के अंदर। तो जनरली आपको ये मान के चलना है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट अगर आप मेनली जीटीए से सर्विसेज लेते हैं उसको छोड़ते हुए रोड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। तो आपको सिर्फ जीटीए के केस के अंदर ही दिमाग लगाना है, जितना फ्रेट आपने एक जीटीए को पे किया है सिर्फ उसी अमाउंट पे आपको दिमाग लगाना है कि क्या आपको आरसीएम पे करना है या नहीं करना। पूरी अमाउंट के ऊपर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई अथॉरिटी आपको बोलती है कि जितना भी आपने फ्रेट पे किया है उसके ऊपर आप आरसीएम पे कीजिए, तो आप इन दोनों नोटिफिकेशंस का जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है और जो आरसीएम नोटिफिकेशन जो भी हमने डिस्कस किया उसका रेफरेंस देते हुए अपना एक प्रॉपर रिप्लाई बना सकते हैं। और जीटीए के केस के अंदर भी आपको एक बार देख लेना है कि क्या उस जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को तो ऑप्ट नहीं कर रखा, उस केस के अंदर भी आप अपनी आरसीएम की लायबिलिटी पे करने से बच सकते हैं। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन से फ्रेट के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के ऊपर क्या आरसीएम है या नहीं है तो किस अमाउंट पे है उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।